वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 19th लेसन लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स का सेकेंड पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है बर्थ ऑफ स्टार्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट आर प्रेजेंट इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन स्टार्स इन द गैलेक्सी। यानी कि गैलेक्सी में जितने सारे स्टार्स है उनके बीच वाला जो स्पेस है उसमें गैस और धूल, डस्ट यानी कि धूल से बने हुए बहुत ही बड़े ऐसे क्लाउड्स होते हैं। दीज आर इंटरस्टेलर क्लाउड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरस्टेलर क्लाउड्स कहते हैं। फिगर 19.3 शोज अ पिक्चर ऑफ सच क्लाउड टेकन बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये देख लो, यहाँ पर 19.3 में आपको एक इंटरस्टेलर क्लाउड्स की इमेज दी है जो कि हबल टेलीस्कोप ने खींची है। साइंटिस्ट यूज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। अब लार्ज डिस्टेंस हम किस में यूज करते कौन सा यूज करते हैं? तो लाइट ईयर, क्योंकि किलोमीटर, मीटर ये सब बहुत ही लाइट ईयर के सामने बहुत ही कम यूनिट होते हैं, बहुत ही कम। और जो स्पेस में जो चीजें होती है उनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो इसके लिए लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूनिट कौन सा यूज करेंगे? लाइट ईयर। A light year is a distance traveled by light in a 1 year। अब लाइट ईयर कितना होता है? तो लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस पार कर लेती है उसे बोलते हैं हम 1 लाइट ईयर। ये आपको डेफिनेशन आ सकती है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। अगर हमने लाइट को स्पीड कितना है देख लो, एक सेकेंड में एक 3 लाख किलोमीटर इतना डिस्टेंस पार कर लेती है। सो द लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 किलोमीटर। एक लाइट ईयर कितना होता है? 9.5 के आगे आपको कितने जीरो लगाना है? 95 के आगे 11 जीरोस लगाना है। इतना किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। The size of interstellar clouds are about few light years. That is, light takes a few years to go from one end of the cloud to other. और इंटरस्टेलर क्लाउड्स की कितनी डिस्टेंस होती है मालूम है? तो कुछ few years, few light years, यानी कि हम मान लेते हैं एक लाइट ईयर भी होगा तो कितना होगा वो? इंटरस्टेलर क्लाउड का डिस्टेंस 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 किलोमीटर। इससे भी बड़े बड़े इंटरस्टेलर क्लाउड्स स्पेस में, यूनिवर्स में, गैलेक्सी में होते हैं। फ्रॉम दिस यू कैन इमेजिन द ह्यूज साइज ऑफ द क्लाउड। और इससे आपको इन क्लाउड्स की बहुत बड़ी साइज का अंदाज आ गया होगा। ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस दिस क्लाउड स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। मगर कुछ डिस्टर्बेंस के कारण एक क्लाउड्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि छोटे होना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देयर डेंसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग। और जब ये छोटे होते हैं तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड टेम्परेचर ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। और इनका जो टेम्परेचर होता है इन क्लाउड्स का वो भी बढ़ जाता है। अ डेंस स्फीयर ऑफ हॉट गैस इज फॉर्म फ्रॉम द क्लाउड। और एक डेंस स्फीयर यानी कि एक गोला बन जाता है इस क्लाउड का, हॉट गैस का। Once the temperature and density at the center of sphere increase sufficiently, nuclear energy generation start there। और एक बार इस क्लाउड का सेंटर का टेम्परेचर और डेंसिटी कुछ हद तक बढ़ जाने के बाद इस क्लाउड में से, यानी कि जो गोला बन चुका है क्लाउड का, ऐसा एक स्पीयर बन जाता है। और इस स्पीयर में से न्यूक्लियर एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट होती है। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जनरेशन द गैस स्पीयर बिकम सेल्फ ल्यूमिनस। और इसी के कारण, इस एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के कारण सेल्फ ल्यूमिनस बनता है, यानी कि इसको खुद का प्रकाश बाहर निकलता है इससे। एंड स्टार इज फॉर्म्ड। और इसकी वजह से जिस
इंटरस्टेलर बॉडी से खुद का प्रकाश बाहर निकलता है उसे हम स्टार बोलते हैं, तो ऐसे स्टार बनता है। तो वापस एक बार यहां से यहां तक मैं एक्सप्लेन करता हूं। कुछ कारणवश ये इंटरस्टेलर क्लाउड्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा कैसा ही आकार का जो इंटरस्टेलर क्लाउड होगा वो क्या होता है, छोटा होना चालू होता है। छोटा होने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो हॉट गैस एक स्पीयर में बदल जाता है और स्पीयर होने के बाद इस स्पीयर में से न्यूक्लियर एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट होती है। और जब न्यूक्लियर एनर्जी बाहर निकलेगी तब ये सेल्फ ल्यूमिनस, इससे प्रकाश भी, लाइट भी बाहर निकलती है, ऐसे स्टार बनता है। इन द सन दिस एनर्जी जनरेटेड बाय फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। सन में क्या होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कन्वर्टेड टू हीलियम न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का क्या बन जाता है, हीलियम न्यूक्लियाई बनता है। दिस मीन्स दैट हाइड्रोजन एट द सेंटर ऑफ स्टार एक्ट एज अ फ्यूल। और इसका मतलब क्या है, जो सेंटर में, सन के सेंटर में हाइड्रोजन है वो एज अ फ्यूल काम करता है। एंड एनर्जी जनरेटेड बाय बर्निंग दिस फ्यूल, और ये हाइड्रोजन जलने के बाद सन का प्रकाश हमें मिलता है। देन डू यू नो में देख लो क्या दिया है हमें। लाइट टेक्स अबाउट 1 सेकेंड टू रीच अस फ्रॉम द मून व्हाइल इट टेक्स 8 मिनट्स टू रीच अस फ्रॉम द सन। लाइट हमें जो सन पर या सॉरी मून पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है मून से, वो हमारे अर्थ पर आने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। मगर वही जो सन रेज होती है, सनलाइट होती है, वो अर्थ पर आने के लिए कितना मिनट लगता है, 8 मिनट्स लगते हैं। ये आपको एमसीक्यू में ध्यान में रखना है। इट टेक्स 4.2 years टू रीच अस फ्रॉम द स्टार अल्फा सेंटोरी विच इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द सन। और सन के सबसे पास नजदीक वाला जो स्टार है कौन सा, अल्फा सेंटोरी, उससे लाइट आने के लिए कितना समय लगता है, 4.2 लाइट ईयर्स। आगे समझ में। देन नेक्स्ट, डू यू नो व्हेन अ गैस स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जो गैस का स्फीयर बना था वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब टेम्परेचर किस कारण बढ़ता है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, इसके लिए। देन नेक्स्ट, मोर देन वन स्टार कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड। यानी कि जब एक क्लाउड सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उससे एक नहीं, एक से भी ज्यादा स्टार बन सकते हैं। फिगर 19.4 शोज अ क्लस्टर ऑफ 1000 ऑफ स्टार। 19.4 में क्लस्टर यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ these stars have formed from the single gigantic interstellar cloud। और इसमें जो एक से भी ज्यादा कई ऐसे स्टार्स है जो एक ही बहुत बड़े इंटरस्टेलर क्लाउड से बने हुए अलग अलग स्टार्स है। देन स्टेबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स। इफ यू बर्न एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, द फ्रेग्रेंस स्प्रेड ऑल ओवर द रूम इंस्टेंटेनियसली। ये हमें मालूम है, हम अगर रूम के कोने में अगरबत्ती जला देते हैं तो उसका जो सुगंध होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है। सिमिलरली व्हेन वी रिमूव द लीड ऑफ द वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, द स्टीम स्प्रेड इन द सराउंडिंग रीजन। वैसे ही जैसे हम एक कंटेनर में बॉइलिंग वाटर, भाप रखते हैं पानी की, तो अगर खोलेंगे तो पूरी सराउंडिंग में वो जो वेपर होती है, वाटर वेपर, वो स्प्रेड हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला, दिस मीन्स दैट हॉट गैस स्प्रेड एवरीवेयर। जो हॉट गैस, गर्म गैस होता है, वो सभी जगह पर स्प्रेड हो जाता है। देन व्हाई डजंट द हॉट गैस इन द स्टार डिस्पर्स इन स्पेस। फिर जो स्टार्स में भी हॉट गैस है, जैसे कि मान लो ए स्टार है एक, और इसमें भी हॉट गैस है, तो ए ऐसे क्यों सभी जगह पर
फैलता क्यों नहीं, इसमें से सब गैस बाहर की तरफ निकल क्यों नहीं जाती। एंड व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सन रिमेन अनचेंज ओवर द लास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स, और जो प्रॉपर्टीज ऑफ सन है वो चेंज क्यों नहीं हुई है अब तक। तो इसका आंसर देख लो क्या दिया है, हमें नीचे ही दिया है। द आंसर टू दिस क्वेश्चंस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम है, एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करती है फोर्स उसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द गैस पार्टिकल्स ऑफ द स्टार कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे स्टार बना है उसके छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स है। जैसे कि एक अगर स्टार लेते हैं हम तो उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे गैस के पार्टिकल्स है, और इनके बीच अगर A1 और A1 है ऐसे, तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ब्रिंग द पार्टिकल क्लोज टुगेदर and the pressure of the hot gas which is constantly trying to disperse the gas are balanced, the star remains the stable। ये why the star remains the stable का आंसर। इसका मतलब भी बता देता हूं, पहले मैं हाईलाइट थोड़ा कर दूंगा। अब इसका मीनिंग बताता हूं, लिख लो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या करती है, इन सभी हॉट गैस को अर्थ उस स्टार के सेंटर में खींचती है। और अगर उतने ही फोर्स से, अगर F मान लेता हूं वो फोर्स, तो सेम फोर्स से अगर प्रेशर ऑफ हॉट गैस बाहर की तरफ खींचता है, जितनी फोर्स अंदर की तरफ लगी हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स, उतनी ही फोर्स अगर बाहर की तरफ प्रेशर ऑफ हॉट गैस है, तो क्या हो जाएगा, जितना मैं अंदर खींच रहा हूं उतना ही बाहर खींच रहा हूं, तो वो स्टार स्टेबल होता है। यानी कि क्या, वो बड़ा भी नहीं होगा, बाहर की तरफ भी नहीं जाएगा यानी कि बड़ा भी नहीं होगा, और अंदर की तरफ भी नहीं जाएगा यानी कि छोटा भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है देख लो। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्टार एक्ट होती है। आ गए समझ में। एंड द गैस प्रेशर एक्टिंग आउटवर्ड, और गैस प्रेशर हमेशा बाहर की तरफ, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट होगी। देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्टार, और गैस प्रेशर कहां पर होगा, आउटवर्ड यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर। ये आपको ध्यान में रखना है। थिंक अबाउट इट में देख लो, यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर। हमने रस्सी खींच का जो खेल होता है टग ऑफ वॉर का, वो तो खेला है। इन दिस टू एंड्स ऑफ रोप आर पुल्ड ऑन टू साइड बाय द टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी तरफ उस रस्सी को खींचते हैं। When the force applied by both sides are equal, they balance each other and the center of rope remains static। यानी कि दोनों तरफ अगर सेम फोर्स है तो रोप कहां पर भी नहीं जाएगा, ना ही राइट की तरफ वाले टीम के पास जाएगा, ना ही लेफ्ट की तरफ। When the force on the one side of the rope is larger than other side, the center of rope moves toward that side। मगर अगर ऐसा हो जाता है कि राइट वाले टीम ने ज्यादा फोर्स लगाया, तो जो सेंटर होता है रोप का वो राइट की तरफ जाता है। वैसे ही सिमिलरली लेफ्ट की तरफ ज्यादा फोर्स हुआ तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। समथिंग सिमिलर हैपन इन दिस केस ऑफ स्टार। व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स and gas pressure are balanced, the star is stable, but when one of them is more than the other, the star either contract or expand। अगर दोनों फोर्सेस स्टेबल है यानी कि बैलेंस्ड है, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उतनी ही अगर प्रेशर ऑफ हॉट गैस है तो ये स्टेबल हो जाएगा। मगर अब देख लो, जी बढ़ जाने के बाद क्या हो जाएगा, स्टार कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बढ़ जाती है तो स्टार अंदर की तरफ आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर फोर्स, तो स्टार एक्सपांड होना स्टार्ट करता है। स्टार क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। आ गए समझ में। डू यू नो
क्या दिया है देख लो हमें। इफ देयर वॉज नो गैस प्रेशर इन द सन इट विल कोलैप्स टू अ पॉइंट इन 1 to 2 आवर्स। यानी कि अगर सन का गैस प्रेशर जो सन को बाहर की तरफ खींच रहा है वो अगर खत्म हो जाता है तो जो हमारा सन है एक पॉइंट सोर्स में, एक छोटे से पॉइंट में चेंज हो जाएगा विद इन 1 to 2 आवर्स। 1 से 2 घंटों में इतना बड़ा सन एक पॉइंट के जितना दिखाई देगा हमें। गैस प्रेशर डिपेंड ऑन डेंसिटी एंड प्रेशर। गैस प्रेशर किस पर डिपेंड होता है? उस ऑब्जेक्ट के, उस स्टार के डेंसिटी और टेम्परेचर के पर। हाइयर द टेम्परेचर एंड डेंसिटी हाइयर द प्रेशर, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर और डेंसिटी होगी उतना ही उसका प्रेशर होगा। अब जो नेक्स्ट पेज है हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो आशा करता हूं आज का जितना हमने लेक्चर लिया है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।